सभी को नमस्कार। कवि त्रिलोचन से मेरी पहली बार भेंट सन 1984 में हुई। आज से 38-39 साल पहले। सन 1983 तक डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में मुक्तिबोध पीठ पर हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार, साहित्यकार, रचनाकार हरिशंकर परसाई कार्यरत थे। उनके छोड़कर मुक्तिबोध पीठ छोड़कर जाने के बाद यह खबर सुनने में आई कि कवि त्रिलोचन इस पीठ पर आने वाले हैं। यह सन 1983 की बात है। इसी साल नवंबर के महीने में मैं कालिदास समारोह में भाग लेने के लिए उज्जैन गया। वहां बाबा नागार्जुन से मेरी भेंट हुई। बाबा नागार्जुन को संस्कृत कवि समवाय में अपनी कविता सुनानी थी, मुझे भी अपनी कविता उसमें सुनानी थी। हम दोनों का आमना सामना हुआ। वो मुझे उससे पहले भी जानते थे। बातचीत तो बहुत अधिक नहीं हुई, लेकिन लौट कर आने के बाद मुझे 2-1 महीने बाद मुझे उनका एक पत्र मिला। यह 19 मार्च 1984 का लिखा हुआ पत्र है। इसमें बाबा नागार्जुन ने लिखा है, प्रियवर राधा वल्लभ जी। उस उनके हाथ के लिखे हुए पत्र से ही मैं अभी कल पढ़ रहा हूँ। पोस्ट कार्ड पर वो पत्र भेजा करते थे। यह पत्र मेरे पास वैसा ही रखा हुआ है। प्रियवर राधा वल्लभ जी, त्रिलोचन जी 27 की शाम को कलिंग एक्सप्रेस से सागर स्टेशन पहुंच रहे हैं। आरक्षण के लिए टिकट ले लिए गए हैं। आरक्षण के टिकट ले लिए गए हैं। श्रीमती शास्त्री साथ होंगी। एक और व्यक्ति, संभवतः श्री वाचस्पति, साथ पहुंचाने जाएगा। हम विजय बहादुर जी एवं शलभ जी को भी ऐसा ही पत्र लिख रहे हैं। पत्र सूचना के लिए भेजा है, और त्रिलोचन जी की कितनी चिंता कवि नागार्जुन को है, यह भी इससे स्पष्ट प्रतीत होता है, क्योंकि वे विजय बहादुर सिंह और शलभ श्री राम सिंह को भी खबर दे रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि उनका ध्यान रखा जाए। इसके बाद पत्र में कालिदास समारोह में मैं उनसे मिला था, इसकी कुछ चर्चा है। यह भी लिखा है कि मैं अगले दिन लौट करके आया था। मेरा कुछ स्वास्थ्य खराब हो गया, दमा का आक्रमण कुछ रहा। मैं आपको फिर लिखूंगा। उज्जैन में तो नाम मात्र का ही मिलना हो सका। आमने सामने हम लोग घंटों बैठे भी रहे, मुक्त वार्तालाप का अवसर नहीं मिला, इत्यादि लिख करके आपका नागार्जुन, ऐसा उन्होंने लिखा है। ये संस्कृत कवि संवाद जो कालिदास अकादमी में था, और जब कमलेश दत्त त्रिपाठी हुआ करते थे, तब इस प्रकार के दिग्गज कवि वहां आया करते थे। और तभी यह संभव हो सका कि बाबा नागार्जुन, जो हिंदी के शीर्षस्थ कवियों में से एक माने जाते हैं, उनका संस्कृत काव्य पाठ भी सुनने को मिला। यह पत्र उन्होंने वहां से लौटते ही लिखा, और त्रिलोचन जी की उनको कितनी चिंता थी, यह भी उन्होंने व्यक्त किया। यह वे तसल्ली भी कर रहे हैं कि उनको साथ में छोड़ने के लिए कौन जा रहा है। यह भी वे पता रख रहे हैं कि आरक्षण के टिकट उनके ले लिए गए हैं। मैंने पत्र मिलते ही डॉक्टर कांति कुमार जैन को फोन किया, जो हिंदी विभाग में प्रोफेसर थे, संकाय अध्यक्ष थे उस समय। और मैंने कहा कि त्रिलोचन जी 27 की शाम को आ रहे हैं। उनको लेने के लिए कोई गाड़ी यदि जा रही है तो मैं उसमें चला जाऊंगा। मैं भी चाहता हूं कि मैं स्टेशन पर उनको लेने के लिए पहुंचूं। डॉक्टर कांति कुमार जैन अस्वस्थ थे। उन्होंने कठिनाई से बात की और कुछ अन्य मनस्क होकर के ही उत्तर दिया। मुझे पता नहीं चल सका कि कौन सी गाड़ी उन्हें लेने गई।
मैं स्टेशन नहीं पहुंच सका उस गाड़ी में उनके साथ। मैं भी कुछ अन्य मनस्क हुआ, जो व्यवस्था उनको उनकी अगवानी के लिए की जा रही थी उससे। पर 27 को वे आ चुके हैं, ये मुझे पता चला। अगले ही दिन मैं पता करके कि किस बंगले में उनके आवास की व्यवस्था है विश्वविद्यालय परिसर में, मैं त्रिलोचन जी से मिलने पहुंच गया। सी टाइप का एक बंगला उनको मिला हुआ था। कोई फर्नीचर बंगले में नहीं था, खाली बंगला उनको दे दिया गया था। एक फर्श बिछा हुआ था, उस पर त्रिलोचन जी पालथी मारकर बैठे हुए थे। दरवाजा खुला हुआ था, मैं अंदर चला गया। मैंने अपना परिचय दिया कि मैं यहाँ संस्कृत विभाग में अध्यक्ष हूँ। उन्होंने बैठने के लिए कहा, मैं सामने बैठ गया। तभी उनका जो सेवक, परशुराम नाम का लड़का उनका सेवक हुआ करता था, वो उनका खाना बनाता था। वो भोजन की थाली उनके सामने रख गया। सायंकाल का वक्त था, भोजन उनका संध्या का तैयार हुआ था। मैं उठने लगा, मैंने कहा कि आप भोजन कर लीजिए, मैं तो फिर आ जाऊंगा, क्योंकि मैं पास ही रहता हूँ विश्वविद्यालय परिसर में। उन्होंने कहा कि बैठिए बैठिए। भोजन करने लग गए। मैं सामने बैठा रहा, उनको भोजन करते हुए देखता रहा। फिर रोटी का टुकड़ा तोड़ करके अलग अलग खा रहे थे। प्याज बीच बीच में कतर लेते थे। और हंसते हुए उन्होंने मुझे बताया कि पहले जब मैं बच्चा था तो सारे खाद्य पदार्थ जो थाली में होते थे उनको मिला करके और खा जाता था, चाहे मिठाइयाँ हो, दाल हो, रोटी हो। तो माँ चिढ़ती थी कि ये क्या करते हो, अलग अलग खाया करो। तब से मैं अलग अलग खाने लगा। तो मैं रोटी अलग खा लेता हूँ, फिर सब्जी अलग खा लेता हूँ, दाल उसके ऊपर अलग से ले लेता हूँ, सब अलग अलग खाता हूँ। भोजन करके वे उठे और काशी के पंडितों के बारे में चर्चा करते रहे। मैं भी चर्चा में सम्मिलित हो गया। काशी में वे रहे थे, पंडितों से उनका परिचय भी था। शास्त्री उन्होंने किया था। गोत्र के लिए, गोत्र नाम के लिए शास्त्री वे नहीं लिखा करते थे, यह तो मुझे विदित था ही। लेकिन काशी के पंडितों की बात करते करते अचानक उन्होंने कहा कि मैंने एक कविता लिखी थी बहुत पहले, वो याद आ गई, मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये कविता उन्होंने मुझे सुनाई। ये कविता पहले साक्षात्कार में पहली बार मिलने पर उन्होंने मुझे सुनाई। मुझे याद नहीं कि उन्होंने बाद में कभी किसी कवि सम्मेलन में, कवि गोष्ठी में यह कविता फिर सुनाई हो। अनेक बार उनके साथ बैठने का अवसर उसके बाद मिला, उनके साथ कवि गोष्ठियों में रहा। विश्व कवि समवाय जो भोपाल में भारत भवन में हुआ, उसमें उनके साथ गया। उसमें आमंत्रित भी किया गया था मुझे, और त्रिलोचन जी की कविताएं उसमें अंग्रेजी अनुवाद के साथ पढ़ी जाना थी। उनके साथ वर्षों का फिर साहचर्य भी रहा। पर फिर यह कविता उनके मुंह से नहीं सुनने को मिली। उस दिन केवल मैं था और त्रिलोचन जी थे, और यह कविता उन्होंने मुझे सुनाई। यह कविता मैं वैसी की वैसी ही पढ़ रहा हूँ जैसी मैंने सुनी। बाद में तो त्रिलोचन जी की जो भी पुस्तक छप करके आती थी वो मुझे घर पर आकर के देते थे। एक वाक्य समर्पण का लिखते थे और दस्तखत करके नीचे दो बिंदियां लगा करके लकीर खींचकर उसके नीचे मुझे देते थे। उनके एक संकलन में यह कविता भी है। वह संकलन भी उन्होंने मुझे अपने हाथों से दिया। पर उस दिन जो कविता सुनाई, वह मेरे लिए एक अनुभव था और वह मुझे याद रही। वह कविता मैं पढ़ रहा हूँ। हाथ मैंने ऊंचाए हैं उन फलों के लिए जिनको बड़े हाथों की प्रतीक्षा है। हाथ मैंने ऊंचाए हैं उन फलों के लिए जिनको बड़े हाथों की प्रतीक्षा है। फलों को मैं देखता हूँ, जानता हूँ, चीनता हूँ। फलों को मैं देखता हूँ, जानता हूँ, चीनता हूँ, और उनके लिए मुझ में ललक भी है। हाथ मैंने ऊंचाए हैं उन फलों के लिए जिनको बड़े हाथों की प्रतीक्षा है। डर नहीं है, हंसा जाऊंगा। ये कविता उन्होंने सुनाई और मुस्कुराए, मुस्कुराकर चुप हो गए। मैं समझ गया कि किस प्रयोजन से वो कविता मुझे सुना रहे हैं। वे देखना चाहते थे कि इस कविता का स्रोत
जहाँ की छायाएं, जहाँ की अंतर्ध्वनियां इस कविता में आई हैं, मैं पकड़ पाता हूं या नहीं। मैंने उनसे कहा कि आपने तो कालिदास के रघुवंश के श्लोक का भाव उठा लिया है, और श्लोक मैंने उनको सुना दिया। मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशु लभ्ये फले लोभाद उद्बाहुरिव वामनः। मैं मंद कवि यश का प्रार्थी उपहास का पात्र हो जाऊंगा। प्रांशु लभ्य, लंबी लंबे कद वाले ऊंचाई वाले व्यक्ति के लिए जो पाया जा सकता है, प्रांशुलभ्य फल के लिए उचकते हुए, उद्बाहु होते हुए, वामन या बोने के समान, ऐसा कालिदास कहते हैं। हमारे यहाँ छाया अलंकार बताया गया। अन्य छाया योनि अर्थ कालिदास में वाल्मीकि की कविता से संदर्भ लेते हुए पूर्ण सरस्वती और दक्षिणावर्तनाथ जैसे महान टीकाकार बताते हैं कि अन्य छाया योनि अर्थ है। मैंने कहा कि अन्य छाया योनि काव्य यह है, और ये बड़ा अलंकार है, छाया अलंकार। बड़े कवि इसको साध पाते हैं, क्योंकि पहले के किसी बड़े कवि की छायाएं लेकर के उनको नई विचित्तियां देना, अपनी कविता में नए संदर्भों का जामा उनको पहनाना, ये समकालीन कवि करता है। समकालीन कवि को पढ़ते हुए हम पहले के कवियों की पदचाप और आहट ही नहीं सुनते हैं, पहले के कवि का हम पुनः पाठ भी करते हैं टीएस एलियट के शब्दों में। मैंने बार बार फिर विचार किया, त्रिलोचन की इस कविता हाथ मैंने उचाए हैं उन फलों के लिए जिन्हें बड़े हाथों की प्रतीक्षा है, जिनको बड़े हाथों की प्रतीक्षा है। और त्रिलोचन क्या कहना चाहते हैं? कालिदास ने तो कहा था कि मैं मंद हूं, कवि यश का प्रार्थी हूं और उपहास का पात्र बनूंगा। त्रिलोचन इसको उलट देते हैं। अंतिम पंक्ति में वे कहते हैं कि डर नहीं है, हंसा जाऊंगा। एक अलग तरह का आत्मविश्वास हमारे समय के एक छोटे कवि का कालिदास के सामने अगर कहा जाए तो कदाचित, यद्यपि त्रिलोचन हिंदी के शीर्षस्थ कवियों में निश्चित रूप से एक हैं। मैं कालिदास पर, जैसा कि टीएस एलियट कहते हैं कि कालिदास का मैं पुनः पाठ इस कविता के द्वारा करता हूं, और मैं मानता हूं कि विनम्रता केवल इसमें नहीं है, विनम्रता नहीं ही है कालिदास की। यद्यपि हमारी परंपरा भी और आजकल जो व्याख्या इस कालिदास के पद्य की जाती है, वह यही की जाती है कि कालिदास ने कितनी विनम्रता दिखाई है कि मैं तो मंद हूँ, कवि यश का प्रार्थी हूँ, और मेरा उपहास होगा। रघुवंश जैसे महान वंश के राजाओं का वर्णन करने में जा रहा हूँ। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में रामचरित का वर्णन करने का संरंभ करते हुए कुछ इस तरह का विनय प्रकट किया है। पर कालिदास तो बड़ी बारीक बातें कहते हैं, सूक्ष्म व्यंजनाओं के कवि हैं। सीधे सीधे अन्वय ही मैं इसका इस तरह से करता हूं कि मंदा सन कवि यश प्रार्थी सन उपहास्यताम गमिष्यामि। यदि मैं मंद बना रहा, कवि यश का प्रार्थी बना रहा, तो उपहास का पात्र बनूंगा। जैसे कि ऊंचाई पर लगे पेड़ को उचक उचक कर तोड़ने की कोशिश करता हुआ बोना, तब मेरे हिसाब से तो ध्वनि यही होगी कि न तो मैं मतिमंद रहूंगा इस तरह, न मैं किसी के उपहास का पात्र बनूंगा, न मैं वह बोना हूं जो ऊंचाई पर लगे फल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह अर्थ इसलिए लेना आवश्यक है कि अगले ही श्लोक में वो कह रहे हैं, उससे संदर्भ ग्रहण करना अपेक्षित है। अथवा कृतवाग द्वारे वंशेस्विन पूर्व सूरी भी मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्र सेवास्ति में गति। इस पद्य के साथ पढ़ते हैं तब तो सीधे होता कि कैसे उपहास कोई मेरा कर सकेगा। मैंने तो उस वाणी के पथ पर पैर रख दिया है जिसका द्वार खोल दिया है पूर्व सूरियों ने। तो मैं तो वह धागा हूं जो मणियां मुझे मिली हुई है उनमें पिरो दिया जा रहा हूं। मैं उनसे उनसे माला गूंथ दूंगा, रघुवंश के राजाओं के यश की माला मैं गूंथ दूंगा। यह आत्मविश्वास से प्रकट कर रहे हैं। इसलिए कोरी विनय तो नहीं ही है। इसलिए हमारी टीका परंपरा यह मानती है कि यह उदात्त, विनीत, प्रौढ़ आदि जो कवि की कोटियां होती हैं, इसमें उदात्त कवि कालिदास हैं।
और गुप्ता गुप्ता अहंकार भणित्योदात्य, राघव भट्ट जैसे टीकाकारों ने उनकी कविता में इस तरह के उदाहरणों से बताया है। शाकुंतल में, शाकुंतल की अपनी टीका में गुप्ता अहंकार भणित्योदात्य के वे कवि हैं। अपने अहंकार को छिपाकर के बात को इस तरह से कहते हैं कि लगता है कि विनम्रता है, लेकिन उदात्त धरातल है कविता का, क्योंकि अगले ही पद्य के द्वारा वे उस आत्मविश्वास को प्रकट करते हैं कि न मैं मति, और सूचित करते हैं कि मुझे मतिमंद मत समझ लेना, उपहास का पात्र मुझे मत समझ लेना। इसलिए कालिदास के छोटे से पद्य पर छोटी सी कविता लिखते हुए त्रिलोचन अपनी कविता में उसकी एक पुनर्व्याख्या भी करते हैं, और कालिदास की पुनः पढ़त, कालिदास का पुनः पाठ भी करते हैं। और मैंने तो हाथ ऊंचा दिए हैं, ऊंचाए हैं, यह जो उनका भाषा का संस्कार है। अनेक शब्द, मुहावरे अवध की भाषा के, अवध के क्षेत्र की भाषा के त्रिलोचन ने हिंदी कविता को दिए, और अवधि के भी वे बहुत बड़े कवि हैं। तो मैंने हाथ ऊंचाए हैं, ऐसा वे कहते हैं। पहली ही पंक्ति, पहली ही जो पहले ही जो शब्द हैं इसमें, हाथ मैंने ऊंचाए हैं, इसमें सीधे सीधे आत्मविश्वास ही झलकता है कि मैंने अपने हाथ ऊंचे कर दिए हैं। इस कविता में वे अपने आप को बोना भी नहीं कहते हैं, विश्वास प्रकट करते हैं कि मैं उन फलों को पा लूंगा जिन्हें बड़े हाथों की प्रतीक्षा है। मैं भले ही छोटा और छोटे कद का, और फल ऊंचाई पर है, वे बड़े हाथों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। त्रिलोचन अपनी कविता की भी एक व्याख्या यहाँ कर रहे हैं कि मेरी काव्य साधना भले ही एक विनम्र प्रयास समझा जाए, लेकिन दूरगामी वह होगा। अंततः ऊंचाइयों पर लगे हुए फलों तक मैं पहुंचूंगा ही। इसलिए निर्भय होने का, निर्भयता का गान भी त्रिलोचन करते हैं। इसके बाद तो त्रिलोचन की अनेक कविताएं उनसे सुनने का भी अवसर प्राप्त हुआ, उनकी रचनाएं भी पढ़ी, उन पर कुछ लिखा भी उस पर। और संस्कृत कविता, कालिदास के मर्म कहाँ कहाँ त्रिलोचन की कविता में कुछ अलग ढंग से खुलते हैं, उसको लेकर फिर कभी चर्चा करूंगा। धन्यवाद।